draw the complete equivalent circuit of practical transformer and explain its parameter तो ट्रांसफॉर्मर में बेटा आप पहले से सर्किट डायग्राम देख चुके हो। सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम होता है ट्रांसफॉर्मर का, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये आपकी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ये होती है सेकेंडरी और ये होती है आपकी प्राइमरी। तो यहां पर आप वोल्टेज लगाते हो V1 और इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है E1। तो सबसे पहले आप ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए, अगर हम ट्रांसफार्मर का देखें तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऐसे बनता है। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट इस टाइप से बनता है। यहाँ ये डबल लाइन होती है और ये डबल लाइन रिप्रेजेंट करती है कोर को, और ये डॉट्स होते हैं और ये डॉट रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज पोलैरिटी को। तो इक्विवेलेंट, कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट 7 नंबर में ये क्वेश्चन बेटा कई बार पूछा जा चुका है। तो कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए आपको सिंपल से सबसे पहले नॉर्मल ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट इसका बना देना है इस टाइप से। ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बना देंगे। अब देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग है, अगर बेटा कोई क्वाइल है तो वाइंडिंग मतलब क्वाइल, वाइंडिंग का मतलब क्वाइल, और क्वाइल मतलब कि इसमें दो चीज होगी, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। अब देखिए, रेजिस्टेंस का इंपीडेंस तो हम रेजिस्टेंस से दिखाते हैं, लेकिन इंडक्टेंस को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं बेटा एक्सएल। ठीक है, एक्सएल जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ट्रांसफॉर्मर के केस में अगर प्राइमरी साइड है तो हम इसको दिखाएंगे, एक्सएल को ही हम दिखाते हैं X1 से, और इसको हम कहते हैं लीकेज रिएक्टेंस। तो देखिए, प्राइम आपके पास दो साइड है, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। तो प्राइमरी साइड में आपका पहली क्वाइल है तो रेजिस्टेंस बन जाएगा R1 और इंडक्टर बन जाएगा X1, R1 और X1। इसी तरह सेकेंडरी साइड में बेटा ये बन जाएगा R2 और X2। अब इसके बाद आपकी जो नो लोड की कंडीशन पे आपके दो कंपोनेंट थे, आई नॉट के दो कंपोनेंट थे, आई म्यू और आई डब्ल्यू। तो वो करंट जो कंपोनेंट्स दिखाते हैं उसको हम दिखाते हैं यहां पर पैरेलल या संट ब्रांच से। ये होती है आर नॉट और एक्स नॉट। आई नॉट ये कंपोनेंट होता है आई डब्ल्यू और ये कंपोनेंट होता है आई म्यू। ओके, और यहां पर करंट होती है I2, यहां पे करंट होती है I1, यहां पर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं V1, और यहां पर बेटा इंड्यूस्ड वोल्ट ईएमएफ आता है E1, और यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है E2, और यहां पर ये हम लगाते हैं लोड, करंट I2 फ्लो करती है, और यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होता है V2, और ये बेटा आपका होता है I2/A। ओके, तो ये कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट होता है। आप इस सर्किट को बनाओगे और फिर सारे पैरामीटर एक इधर से लेफ्ट हैंड साइड से उठाओगे और सारे पैरामीटर लिखने लगोगे। जैसे V1, तो V1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज या प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई वोल्टेज। ओके, इसी तरह आपका नेक्स्ट है I1, V1, एक साथ चलते जाइए लेफ्ट से। I1 आपका क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग
करंट। फिर R1, R1 क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस। फिर बेटा X1, ये है आपका प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस। प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस। फिर आपका I0 है, नो लोड करंट। फिर आपका R0 है, R0 को हम कहते हैं कोर लॉस रेजिस्टेंस। फिर आपका X0 है, X0 कहलाता है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। ठीक है। आई म्यू है आपका, ये कहलाता है मैग्नेटाइजिंग करंट। और आई डब्ल्यू है, ये है आपकी कहलाती है कोर लॉस कर कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। आई म्यू को भी हम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट कहते हैं। ठीक है, देखिए सब चीज हो गई। अब बचा E1। E1 क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग। अब इसी तरह बेटा आपका E2 हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग। अब इसी तरह देखिए R2 हो जाएगा आपका प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस से, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस। इसी तरह X2 हो जाएगा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस। V2 हो जाएगा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज। और I2 हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग करंट। तो बेटा ये आपका कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट है। और इस कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट का आपने बना दिया, आप सारे पैरामीटर आपको यहां पर डिफाइन करने होंगे। अच्छा, कभी कभी ये आता है कि आपसे कह देता है कि प्राइमरी इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ किसी साइड में रिफर करके। तो रिफर वैल्यूज के लिए मैंने आपको पहले से बताया है फॉर्मूला। रिफर वैल्यूज के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। फिर से मैं आपको उसको रिवाइज करा देता हूं। रिफर वैल्यूज का फॉर्मूला क्या होता था? देखिए, आपके पास कंपोनेंट है R और X और Z। अगर इनको आप किसी साइड में रिफर करते हो, तो जैसे ही आप इन वैल्यूज को रिफर करोगे, तो रिफर्ड इज रिफर्ड वैल्यूज इज शोन बाय डैश। रिफर्ड वैल्यूज को हम शो करते हैं डैश से। डैश। जैसे अगर मान लीजिए प्राइमरी साइड में R1 है और उसको हम प्राइमरी साइड में R1 है, प्राइमरी साइड में R1 है, और इसको हम रिफर कर रहे हैं सेकेंडरी साइड में, तो सेकेंडरी साइड में इसकी वैल्यू हो जाएगी R1 डैश। अब क्वेश्चन आता है कि इस R1 डैश की वैल्यू कितनी होगी? तो दो चीजें हैं, RX और Z, V एंड E। R और X की Z की कंडीशन में हम सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स जिस तरफ हम रिफर कर रहे हैं, जिस तरफ रिफर कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स जिस तरफ रिफर कर रहे हैं अपान नंबर ऑफ टर्न्स
जिधर से रेफर कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जिधर से रेफर कर रहे हैं, और इसका टोटल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पैरामीटर वैल्यू, जिस पैरामीटर को हम रेफर कर रहे हैं उसकी वैल्यू। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि हमारा रेजिस्टेंस आर था, ये रेजिस्टेंस R1 था, इसको हम सेकेंडरी साइड में रिफर कर रहे हैं। तो सेकेंडरी साइड में रिफर कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हो गई बेटा सबसे पहले R1 डैश, सेकेंडरी साइड में इसको हम दिखाएंगे R1 डैश से। तो इस R1 डैश की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ टर्न जिस तरफ रिफर कर रहे हैं, जिस तरफ रिफर कर रहे हैं सेकेंडरी साइड में रिफर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स N2 अपान किधर से रिफर कर रहे हैं, प्राइमरी साइड से रिफर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स N1, और इसका बेटा होल स्क्वायर, और रिफर किसको कर रहे थे, R1 को, पैरामीटर वैल्यू R1। तो ये वैल्यू हो गई बेटा इस R1 को रिफर करने पर। ठीक है, अच्छा इसी को हम बेटा लिख देते हैं कभी कभी R1 अपान, इसको हम थोड़ा सा अलग करके लिखें N1 अपान N2 का होल स्क्वायर। तो आपने फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का पढ़ा है कि A इज इक्वल टू N1 अपान N2 इज इक्वल टू E1 अपान E2 इज इक्वल टू V1 अपान V2 इज इक्वल टू I2 अपान I1। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं R1 अपान A स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के टर्म्स में। अच्छा, अब इसी तरह अगर वोल्टेज और ईएमएफ को हमें रिफर करना है, तो वोल्टेज को रिफर करना है तो ये सेम वही चीज हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स जिस तरफ रिफर कर रहे हैं अपान नंबर ऑफ टर्न जिधर से रेफर कर रहे हैं इनटू पैरामीटर वैल्यू। तो बेटा जैसे मान लीजिए अगर V2 है, सेकेंडरी साइड में V2 है, सेकेंडरी में V2 है, और इसको हम रिफर कर रहे हैं प्राइमरी साइड में, सेकेंडरी से प्राइमरी में कर रहे हैं तो प्राइमरी में इसकी वैल्यू V2 डैश हो जाएगी, और इस V2 डैश की वैल्यू क्या होगी बेटा, नंबर ऑफ टर्न जिधर रिफर कर रहे हैं, रिफर किधर कर रहे हैं, प्राइमरी साइड में, प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स N1 अपान जिधर से रिफर कर रहे हैं, सेकेंडरी साइड से रिफर कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स N2 मल्टीप्लाइड बाई पैरामीटर वैल्यू, पैरामीटर किसको रिफर कर रहे थे, V2 को। तो ये बन गया N1 अपान N2 इंटू V2। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और इंपीडेंस को रिफर करेंगे तो यहां पर हमारा स्क्वायर लगता है, नंबर ऑफ टर्न्स वाले के ब्रैकेट पे स्क्वायर लगता है, और अगर हम वोल्टेज और ईएमएफ को रिफर करेंगे तो यहां पे स्क्वायर नहीं लगता है। अच्छा, एक ध्यान रखिएगा कि करंट के लिए जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, करंट के लिए अपोजिट हो जाता है, दैट मींस अगर करंट को हम, ये सीधे याद रखिएगा, करंट को अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग से प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ रिफर करेंगे, तो सेकेंडरी वाइंडिंग से प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ रिफर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी I2 डैश इज इक्वल टू I2 बाई ए। ठीक है, बस इतने के यूज होगा। तो अब अगर हम इसका यूज करते हुए अब आपसे कह दिया जाए कि हमें 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 कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है रिफर्ड टू प्राइमरी साइड, रिफर टू प्राइमरी साइड आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो देखिए क्या बन जाएगा बेटा, सबसे पहले R1, फिर X1, R1 X1 ये प्राइमरी साइड में पहले से थे बेटा, फिर यहां पे बन गया R0 X0, ये भी आपका प्राइमरी साइड में था। अब आप रिफर किसको कर रहे हो, अब आप रिफर कर रहे हो सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड पे, तो सेकेंडरी साइड को रिफर करोगे, देखो सेकेंडरी साइड में सबसे पहले बेटा क्या है, यहां पर सेकेंडरी साइड को अगर हम रिफर करेंगे तो सेकेंडरी साइड में हमारा है ये रेजिस्टेंस R2। तो इस R2 को अगर हम प्राइमरी साइड में लाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा R2 डैश, और R2 डैश की वैल्यू देखिए क्या होगी, प्राइमरी साइड में ला रहे हैं N1 अपान N2 ला रहे हैं प्राइमरी साइड में, तो ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स N1, नीचे N2, इसका होल स्क्वायर इंटू R2। ठीक है, और N1 अपान N2 बेटा क्या होता है, A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर R2।
इसी तरह दूसरा हम लाएंगे x2 को, तो x2 में भी सेम ऐसे हो जाएगा, x2 डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर x2, क्योंकि x2 को प्राइमरी साइड में ला रहे हैं तो n1 अपान n2 का होल स्क्वायर x2 और n1 अपान n2 हो जाएगा a, तो a स्क्वायर x2। अब इसके बाद इंपीडेंस को भी ला रहे हैं, देखिए इधर इंपीडेंस होता है z, z को भी ला रहे हैं यहां पर, तो z को भी लाएंगे तो z की वैल्यू हो जाएगी बेटा z डैश इज इक्वल टू n1 अपान n2 का होल स्क्वायर z, या ये वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर z। ओके, ये आपने सबको इसको रिफर कर दिया इधर। अब देखिए यहां पर और क्या आएगा, V2 को भी रिफर करेंगे, लेकिन V2 को जब प्राइमरी साइड पे रिफर करेंगे तो ये आ जाएगा V2 डैश, और V2 डैश की वैल्यू बेटा हो जाएगी N1 अपान N2 इंटू V2। अब देखिए यहां पे स्क्वायर नहीं होगा, मैंने बताया था वोल्टेज और ईएमएफ में स्क्वायर नहीं होता है। और यहां पर देखिए आपका ईएमएफ होगा E1, E1, और इधर से हम ईएमएफ लाएंगे E2, ठीक है, तो E2 डैश की वैल्यू बेटा हो जाएगी N1 अपान N2 इंटू E2, या इसको हम कह सकते हैं ए E2, ठीक है। और करंट यहां पे आ जाएगी I2 अपान ए, इधर करंट आ जाएगी I1, और इधर करंट फ्लो करेगी नो लोड करंट I0, इधर करेगी IW, और इधर करेगी I म्यू, ये सब पहले की तरह ही है, इसी तरह से सेम। तो ये आपका बन गया इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेफर टू प्राइमरी साइड। ओके।